14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और ये हम भारतीयों के लिए गर्व से सीना चौड़ा करने वाली बात है। और इसी के साथ लोगों के मन में उठ रहे सवाल भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। जाहिर है कि ये सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, नासा या फिर रशियन स्पेस एजेंसी अपने मून मिशन में स्पेसक्राफ्ट को धरती से सीधा चंद्रमा पर भेजते हैं, वहीं हमारा इसरो पहले धरती के चक्कर लगाता है, फिर चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराता है। ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल, हमारा चंद्रयान 3 अभी कहाँ है? तीसरा सवाल कि चंद्रयान 3 किस तरह मून के सरफेस तक पहुंचेगा? और ऐसे ही कई क्वेश्चंस लोगों के मन में है, तो चलिए जानते हैं इन सब के आंसर। बस इसके लिए एक ही काम करना है आपको कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब चंद्रयान 3 को LBM 3 के द्वारा लॉन्च किया गया तो इसने लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ उड़ान भरी। इसमें ऑर्बिटर को नहीं ले जाया गया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में काफी अच्छे से अभी भी काम कर रहा है। फिर चंद्रयान 3 को रॉकेट बूस्टर की मदद से धरती की बाहरी कक्षा में लगभग 170 किलोमीटर ऊपर तक ले जाया गया और यहाँ स्पेस प्रोब के बूस्टर से अलग हो जाने के बाद इसका क्रायोजेनिक इंजन चालू किया जाता है और अब चंद्रयान 3 अर्थ को ऑर्बिट करता है ताकि इसकी गति और भी ज्यादा बढ़ाई जा सके। इसको इस तरह धरती के 5 चक्कर पूरे करने हैं और यह धीरे धीरे धरती की बाहरी कक्षाओं में प्रवेश करता चला जाएगा और अभी के टाइम तक 23 जुलाई को यह अपनी चौथी कक्षा में है और 31 जुलाई या उससे पहले ही धरती के 5 ऑर्बिट्स पूरे कर लेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की तरफ तेजी से चला जाएगा। दरअसल अगर ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट छोड़कर कोई स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट हम चंद्रमा पर भेजते हैं तो उसकी गति बहुत ही तेज होनी चाहिए, जिसके लिए एक हाई इफिशियंसी वाला इंजन चाहिए क्योंकि किसी भी वस्तु को धरती की ग्रेविटेशनल एरिया से निकलने के लिए उसकी मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। इसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जो कि हुआ 40,320 किलोमीटर पर आवर और ये गति धरती के सरफेस से ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर ही प्राप्त करनी है। इसके अलावा जब स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट धरती की ऑर्बिट से बाहर निकलेगा तो इसको कई तरह की तकनीकी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही प्रोब में नुकसान की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए नासा जैसी एजेंसियां अपने मून मिशन पर पूर्व दिशा में जाते हुए पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलती हैं और इसीलिए ज्यादातर स्पेस मिशंस में ये एजेंसियां भी इसी तरह स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद ही डीप स्पेस में भेजती हैं और इन्हीं सब टेक्निक के कारण इसरो इस मिशन को लगभग 615 करोड़ रुपए में अंजाम दे पा रहा है, जबकि नासा अपने लूनर मिशन में इसके 3 से 4 गुना अधिक पैसे खर्च करता है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। धरती के ऑर्बिट से निकलने के बाद चंद्रयान 3 हफ्ते भर या उससे पहले ही चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद स्पीड को कंट्रोल करते हुए प्रोब को धीरे धीरे चंद्रमा के ऑर्बिट में अंदर की तरफ लाया जाएगा। जब स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होगा तभी इसके प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल को इसी कक्षा में 100 मीटर ऊपर ही स्थापित कर दिया जाएगा और इससे चांद के साथ साथ धरती को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर शुरू होगा इस मिशन का सबसे कठिन काम, इसको लैंड करवाना, क्योंकि चंद्रयान 2 को आखिरी में लैंडिंग में ही प्रॉब्लम आई थी। अगर सब कुछ सही रहा तो स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्ट पैदा कर इसकी गति को नियंत्रित करते हुए विक्रम लैंडर की मदद से इसको नीचे उतार लिया जाएगा, जो कि चांद पर दक्षिणी ध्रुव के पास का एरिया होगा जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। फिर रोवर प्रज्ञान बाहर आकर सबसे पहले वहां की तस्वीरें भेजेगा, उस एरिया को एक्सप्लोर करेगा और वहां से सैंपल्स लेकर कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, यहाँ तक कि जमीन और चट्टानों के अंदर के सैंपल्स पर भी एक्सपेरिमेंट करेगा और ऐसे ही ढेर सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।